Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार 5125 कलयुग विक्रम संवत 2080 अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 8 अक्टूबर 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। 2 वर्ष में वामपंथियों का सफाया, अमित शाह। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए टनल तैयार तथा आईफोन 15 में भारतीय जीपीएस नाविक शामिल। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि 2 वर्ष में देश से वामपंथी उग्रवाद का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। शाह ने इसके साथ ही नक्सल मुक्त क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जरूरत पर बल दिया ताकि ये सुनिश्चित किया सके कि वहां ये दोबारा ना पनपे। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने 2014 में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2022 में पिछले 4 साल में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और मौतों की संख्या सबसे कम हुई है। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष में देश से वामपंथी उग्रवाद का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा नक्सलवाद मानवता के लिए अभिशाप है और हम इसे इसके सभी स्वरूपों में उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समीक्षा बैठक में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राज्य के मंत्रियों ने किया। गुजरात के वलसाड में मुंबई अहमदाबाद उच्च गति वाले रेल गलियारे यानी बुलेट ट्रेन के मार्ग में पहली पर्वतीय सुरंग बनाने में गुरुवार को कामयाबी मिल गई। इस गलियारे पर अधिकारियों के अनुसार 350 मीटर लंबी एक सुरंग का जिसका व्यास 12.6 मीटर, ऊंचाई 10.25 मीटर है, बनाई गई है। घोड़े के नाल के आकार वाली इस सुरंग में 2 उच्च रफ्तार ट्रेन ट्रैक होंगे। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे मार्ग पर और 6 सुरंगों के निर्माण की योजना बनाई है। वलसाड खंड के मुख्य परियोजन प्रबंधक एसपी मित्तल ने गुरुवार को बताया, हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये भारत की पहली सुरंग है। इसमें एक ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगी। उन्होंने कहा कि उनके दल ने सुरंग की पूरी निर्माण अवधि में एक भी अप्रिय घटना का सामना नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का उद्घाटन करेंगे। इस समिट में कनाडा भी उपस्थित दर्ज कराएगा। दरअसल भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव बढ़ता जा रहा है। बता दें कि P20 समिट में भारत की प्राचीन और सहभागी लोकतांत्रिक परंपराओं को उजागर करने के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को बताया कि 2 दिवसीय G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिति का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। इस समिट में 26 राष्ट्रपति, 10 उपराष्ट्रपति, 50 सांसद और 14 जनरल सेक्रेटरी सम्मिलित होंगे। पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट पहली बार भारत में P20 कार्यक्रम में शामिल होंगे।
इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 57,380 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपए 10 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 53 रुपए 5 पैसे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जारी गिरावट और अमेरिकी श्रम आंकड़ों में नरमी से विश्व बाजार की बढ़त से उत्साहित निवेशकों की स्थानीय स्तर पर चौतरफा लिवाली की बदौलत शुक्रवार को शेयर बाजार में 2 दिन बाद तेजी लौट आई। सेंसेक्स व निफ्टी में लिवाली से बाजार में उठाव आया। बीएसई का समेरी सूचकांक सेंसेक्स 405 अंक बढ़कर 65,631 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 109 अंक बढ़कर 19,545 अंक तक पहुंच गया। प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल ने अपने नए आईफोन 15 मॉडल को इंडियाज नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन नाविक जीपीएस से लैस किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को ये जानकारी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपकरणों से संचालित नाविक आईफोन 15 अन्य गैलीलियो और ग्लासनोस जीपीएस प्रणालियों के साथ उपलब्ध होगा। एप्पल ने 12 सितंबर को आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स मॉडलों का अनावरण किया। ये मॉडल बिक्री के लिए इसी महीने पेश किए जाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि एप्पल द्वारा अपने नवीनतम आईफोन 15 की घोषणा से देश 2 बड़ी उपलब्धियों मिली है। पहली यह कि भारतीय ग्राहकों के लिए आईफोन उसी दिन से मिलेगा जिस दिन से न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन के ग्राहकों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार आईफोन 15 ने अपने फोन में गैलीलियो और ग्लासनोस की जीपीएस प्रणाली के साथ साथ नाविक जीपीएस प्रणाली भी लैस की गई है। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2098.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपकी सेवा में उपस्थित हैं मैं प्रदीप कुमार सिन्हा और प्रदीप उपाध्याय जी। आज हमारे पास उपाध्याय जी बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोगों से बात करनी है। गीत संगीत तो होगा ही, सूचनाएं बहुत सारी हैं। तो बिल्कुल प्रदीप जी और दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप उपाध्याय का नमस्कार। और अभी तो अक्टूबर का ही महीना चल रहा है। पिछले कुछ दिनों मौसम में कुछ ऐसा परिवर्तन आया कि लगा सर्दी का मौसम खत्म हो गया है, लेकिन मौसम ने फिर करवट बदली और एक दिन की बरसात के बाद फिर से ठंड वापस आ गई। तो प्रकृति के इस मौसम परिवर्तन में हम सभी श्रोताओं का अभिनंदन करते हैं और 2 घंटे आप लोगों का मनोरंजन करने का प्रयास करेंगे। पिछले कार्यक्रमों में श्रोताओं ने महेंद्र कपूर पर समर्पित कार्यक्रम की फरमाइश की थी। गत 27 सितंबर को महेंद्र कपूर की 15वीं पुण्यतिथि थी, तो सोचा क्यों ना आज के कार्यक्रम में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गाए कुछ गीत हम सुनवाएं। 11 अक्टूबर को हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का 81वां जन्मदिन है, तो आज के कार्यक्रम में कुछ गाने और कुछ जानकारी अमिताभ बच्चन के बारे में भी रहेगी। और इसके अलावा जैसा आपने बताया, हमारे स्टूडियो में आज कई सारे मेहमान भी हैं, तो उनसे भी सामान्य विषयों पर बात होती रहेगी। उसके अलावा यतीन जी हमारे स्टूडियो में हैं, उनसे भी बात होगी। क्रिकेट का विश्व कप आरंभ हो गया है, उसका अपडेट हम श्रोताओं को देंगे। फाइनेंस और स्पोर्ट्स पर तो हमारा रेगुलर सेगमेंट रहेगा ही। तो कुल मिलाकर प्रदीप जी यही कहूंगा कि आज का कार्यक्रम ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और विविधता से भरपूर होने वाला है। और बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास, क्योंकि अच्छा मौसम आ गया है, दिवाली का सीजन शुरू होने वाला है, तो बहुत सारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं। दिवाली के उपलक्ष्य में दर्पण रेडियो की ओर से हम एक पिकनिक का आयोजन करने जा रहे हैं 5 नवंबर को पैरामेटा पार्क में। आपसे अनुरोध है कि आप वहां आकर हमसे मिलें, हमसे बातचीत करें। हमें अपने कार्यक्रम में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमसे बात करें। बिल्कुल, इस पिकनिक के बारे में मैं तो यही कहूंगा कि जितने श्रोता हैं, हम चाहते हैं कि वो हम लोगों की आवाज तो सुनते हैं, लेकिन हम चाहते हैं उनसे मुलाकात भी करें। हम तो उनको जानते भी नहीं है, वो सिर्फ हमारी आवाज जानते हैं। तो चाहेंगे अधिक से अधिक संख्या में आए, एक सोशलाइज करने का अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा हमको। तो प्रदीप जी,
आज के विचार में थोड़ा सा परिवर्तन किया है मैंने। बिल्कुल। तो सामान्यतः आप सुनाते हैं, लेकिन आज मैं आग्रह करूंगा कि हमारी एक मेहमान जिनका परिचय मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं चाहता हूं उनकी आवाज हमारे श्रोता सुने। तो आज का विचार हमारी मेहमान ही प्रस्तुत करने वाली हैं, तो सुनाइए। आज का विचार, चरित्र एवं व्यवहार में उत्कृष्टता का अभिवर्धन अंतःकरण में संवेदनाएं जगाने से ही संभव हो सकता है। ऐसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी चरित्र और आपके व्यवहार में जो उत्कृष्टता आती है वो आपके अंदर से आती है, कोई आपको वो सिखा नहीं सकता। धन्यवाद। बहुत अच्छा विचार है उपाध्याय जी, आज का तो कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, तो क्यों ना एक सुंदर सा भजन, चूंकि हमने महेंद्र कपूर का ही एक भजन में लेके आया हूं, तो श्रोताओं को उस भजन से कार्यक्रम आरंभ करते हैं। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। साथी जगत में बस एक अपना, साथी जगत में बस एक अपना, इस जीवन का आखिरी सपना। वो भी तोड़ के दाता ना ले, यूं मुंह मोड़ के दाता ना ले, सर पे तू ये इल्जाम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मजबूरी तेरे दर पे ले आई, मजबूरी तेरे दर पे ले आई। आशा की मैंने जोत जगाई, मन की बुझती जोत जगा दे, मेरी टूटी आस बंधा दे, आया मैं तेरे धाम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो जानू, 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 हो राम।
2098.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. दोस्तों, हमें ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि हमारा इंटरनेट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है और हम उन लोगों से स्पेशली क्षमा प्रार्थी हैं जो लोग हमारा कार्यक्रम इंटरनेट के थ्रू सुनते हैं। ये हमारे स्टूडियो में नीचे की तरफ एक आग लग गई थी, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गया था वो सिस्टम। एनबीएन कोशिश कर रहे हैं कि इसे ठीक कर दें, उनका काम थोड़ा सा स्लो ही होता है, तो आशा है कि अगले सप्ताह तक ये सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ प्रदीप जी, और हम विशेषकर सिडनी के वासियों के लिए तो मेरे ख्याल से बड़ी असुविधा नहीं है क्योंकि ट्रेडिशनल रेडियो पर सुन सकते हैं, लेकिन हमारे काफी लिसनर्स ओवरसीज भी हैं, बिल्कुल कनाडा में, अमेरिका में और भारत में सुनते हैं। बिल्कुल उन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, उनसे तो हमको वाकई में क्षमा ही मांगनी पड़ेगी। हमारे कुछ श्रोता ब्रोकन हिल में भी हैं, शायद उन्हें भी दिक्कत हो रही है। लेकिन हम रिकॉर्डिंग भी रखते हैं, हम रिकॉर्डिंग को अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालते हैं, तो आप उसके लिए हाँ आपको मेरे ख्याल शाम तक इंतजार करना होगा। आज या कल में हम उसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रदीप जी, समय आ गया है कि हमारे मेहमान का परिचय कराया जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले बताऊंगा कि आवाज तो हमारे मेहमान की आप सुन ही चुके हैं कि कितना शुद्ध हिंदी और उत्कृष्ट उच्चारण वाले मेहमान हैं और बिल्कुल हिंदी प्रेमी परिवार है। तो 2 सप्ताह पहले रेखा राजवंशी जी ने हिंदी दिवस का विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसका हम लोगों ने रेडियो पे एडवर्टाइज भी किया था उसको। तो वहीं पर मेरी रंजना जी से भेंट हुई थी और आपकी हिंदी दिवस की विशेष प्रस्तुति मैंने और यतीन जी ने एक श्रोता के रूप में सराहना भी की थी। रंजना जी बिहार के मिथिलांचल से आती हैं। आपने अपनी आरंभिक पढ़ाई नवोदय विद्यालय से पूरी की और फिर मेडिकल कॉलेज का रुख किया। वहां इनकी मुलाकात जानकी रमन से हुई और भविष्य में आप दोनों जीवन साथी बने। कैरियर को प्राथमिकता देते हुए रंजना और रमन ने शादी के बाद एमबीए किया और फिर हेल्थ केयर आईटी में काम किया। 2019 में वर्क वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए। इनकी 2 बेटियां हैं, 9 और 7 साल की, और बच्चों के बड़े ही प्यारे नाम हैं रितिशा और जाह्नवी। सिडनी को अपना नया घर समझने वाले इस परिवार की मातृभाषा हिंदी में अत्यधिक रुचि है और पब्लिक स्पीकिंग का आनंद लेते हैं। आज रंजना और रमन अपने परिवार के साथ हमारे स्टूडियो में हैं। आप लोगों का दर्पण हिंदी रेडियो में स्वागत है। तो प्रदीप जी, लेडीज फर्स्ट से ही आरंभ करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपने चिर परिचित अंदाज में मेहमानों से पहला प्रश्न पूछें। रंजना जी, पहले तो आपका दर्पण में बहुत स्वागत है। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं? धन्यवाद प्रदीप जी। मैं पटना से की हूँ। मैं मिथिलांचल के सुपौल कहे जाने वाले एक छोटे से शहर से हूँ, लेकिन बहुत लोग नहीं जानेंगे, इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं पटना से हूँ, लेकिन मेरा जन्म सुपौल में हुआ है, जो मिथिला का एक शहर है। बहुत अच्छा है। मिथिला तो बड़ा जाना पहचाना नाम है वैसे। तो आप वहाँ पर आपका जन्म हुआ और आप वहीं पर पली बढ़ी, वहीं पर आपकी एजुकेशन भी वहीं पर हुई? जी। अच्छा, तो आप क्या सोचकर आपने ऑस्ट्रेलिया आना हुआ आपका? ऑस्ट्रेलिया आना एक तरह से संयोग था। जब हमने अपने हेल्थ केयर आईटी में काम करना शुरू किया, मैं इन्फोसिस के साथ काम करती थी, तब हमारा जो लक्ष्य था वो शायद अमेरिका था, क्योंकि तब हेल्थ केयर के 99% बिजनेस इन्फोसिस देखा करती थी। वहां पर हमारा वीजा का प्रोसेस चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया से अचानक एक मौका हमें प्राप्त हुआ और हमने सोचा कि वर्क वीजा है, सो हम लोग वहां जाकर तुरंत ही काम शुरू कर सकते हैं, नो रिस्क, सो वी केम।
और फिर हम दोनों ने यहाँ आकर इन्फोसिस के साथ ही कुछ वर्ष काम किया। बहुत अच्छा किया आपने। और ये जो संयोग की बात आपने की है, संयोग की बात ऐसी है कि शायद हम सभी लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं सब संयोग से ही आए हैं। मेरे बारे में भी कुछ ऐसा ही है। मेरे ख्याल से उपाध्याय जी और यतीन्द्र जी भी यहाँ बैठे हैं, इनका भी संयोग था कि ये लोग आ गए। तो एक अमिताभ बच्चन ने बड़ी अच्छी सी बात की थी कि मेरे बाबूजी कहा करते थे कि अगर मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो बहुत अच्छा। तो इन्होंने पूछ दिया वैसा क्यों? तो बोले क्योंकि वो भगवान की इच्छा। बिल्कुल। तो भगवान की इच्छा से हम लोग यहाँ पर आ गए, बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल प्रदीप जी, एक्चुअली ये जो बात है बहुत सुंदर दर्शन है अगर इसको जीवन में अगर उतारा जाए तो। क्योंकि मन का होता है तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, लेकिन नहीं होता है तो खराब लगता है। लेकिन मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूँ कि उनके मन का नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ कि आप अतीत में अपने जीवन में विचार करिए कि आज से 20 साल पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा जो आपको पसंद नहीं था, लेकिन आप उस पर पुनर्विचार करिए कि उसके बाद जो चीज़ें हुई वो आज आप उसको अगर लुक बैक करते हैं तो देखते हैं कि नहीं वो चीज़ अच्छी हुई थी जो हमको नहीं मिली, या उस स्थान पर हमको सफलता नहीं मिली क्योंकि उससे बड़ी सफलता हमारे लिए आगे इंतजार कर रही थी। और देखिए रंजना जी आज हमारे सामने बैठी हुई हैं। आपका रंजना जी आपकी शुद्ध हिंदी है। ये हिंदी, इतनी अच्छी हिंदी आपने कहाँ से सीखी? इसका श्रेय मैं नवोदय विद्यालय को देना चाहूंगी सर, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो हाई स्कूल +2 तक नवोदय विद्यालय से हुई और वहाँ हिंदी को काफी प्रोत्साहित किया जाता है। वहाँ के जो शिक्षक होते हैं वो हिंदी दिवस, एक हिंदी सप्ताह होता है, उसमें कई तरह के कार्यक्रम होते हैं और वो चाहते हैं कि लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा आए। तो मेरी हमेशा से रुचि रही और मेरा ये मानना है कि भाषा से अगर आपको प्यार है तो आप एक भाषा तक सीमित नहीं हो। हिंदी से मेरा प्यार अंग्रेजी में भी दिखता है क्योंकि भाषा जो है वो कई वर्षों के एक प्रयास के बाद जन्म लेती है, उस रूप में आती है। तो मेरा यही मानना है कि एक विकसित भाषा को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत प्रयास लगा है उसमें। बहुत अच्छी बात है। और आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदी भाषा मर जाए? ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उसमें किसी तरह की कमी आ जाए ये भी नहीं संभव है। और प्रदीप जी, ये एक्चुअली आपने नवोदय विद्यालय का जिक्र किया तो बिहार में नवोदय विद्यालय और एक नेत्रा हाट जिसका नाम काफी श्रोताओं ने सुना होगा, ये दो ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने एक आम धारणा को गलत साबित किया। सामान्यतः समझा जाता है कि हिंदी माध्यम का स्कूल जो है वो बहुत अच्छे विद्यार्थी, वहाँ अच्छे स्टूडेंट जाना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम कॉन्वेंट एजुकेशन लें, उसके बाद अपना हायर स्टडीज या जो भी है कैरियर हो, IAS बनना है या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है वो करें। लेकिन इन दोनों विद्यालयों ने हिंदी माध्यम से शिक्षा देते हुए इतने अच्छे विद्यार्थी जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। IAS वगैरह में आप देखिए, मतलब पूरा नेत्रा हाट में मतलब आधा बैच जो है वो सिविल सर्विसेज में निकलता है। इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ टेस्ट और बेसिकली उसके आधार पर होता है और कोई फीस वगैरह भी नहीं है। मतलब आइडियल जो गुरुकुल जिसको बोलते हैं उस लेवल की शिक्षा जो है वो इन विद्यालयों में मिलती है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। मैं अमेरिका की एक न्यूज सुन रहा था जब चंद्रयान गया था ऊपर, तो चंद्रयान चंद्रमा पर गया था, तो उसका कहना ये था ये जो IIT के स्टूडेंट्स हैं ये तो सब अमेरिका या फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं। जो चंद्रयान के जो इंजीनियर्स वगैरह थे, साइंटिस्ट थे, वो दूसरे सेकेंडरी कॉलेजेस से करके इस टीम में शामिल थे और उन्होंने इतना अच्छा काम किया। इसका मतलब ये है कि भारत में टैलेंट कितनी ज़्यादा है। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि भारत टैलेंट का एक रिजर्वॉयर है। लोग कहते हैं ब्रेन ड्रेन, मैं तो कहता हूँ ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये है कि भारत में ब्रेन की कोई कमी नहीं है किसी तरीके से भी, चाहे जितने लोग बाहर चले जाएं। तो रंजना जी, चूंकि आपने पूरा इतना अच्छा हिंदी आप करती हैं, एक्चुअली एक और मैं आप श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि आपकी माता भी शायद शिक्षिका है ना जी, तो वो आपकी बातचीत में झलकता है कि शिक्षक संस्कार जो है आपके अंदर है। तो चलिए थोड़ा सा परिचय जानकी रमन जी का भी लें। आपके पतिदेव आपके साथ बैठे हैं, तो आप भी अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ पे आपकी शिक्षा रही और आपकी रंजना जी से कहाँ मुलाकात हुई और उसके बाद साथ साथ जीवन आपने यहाँ पर आ गए और ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को स्थापित किया है। तो श्रोताओं को कुछ अपनी एक जानकारी दीजिए।
धन्यवाद प्रदीप जी। सो बेसिकली मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मेरी जन्म प्लेस जो है वो मुजफ्फरपुर है, और मुजफ्फरपुर के बाद मेरे पिताजी बैंक में थे तो उनका ट्रांसफ़र जमशेदपुर हो गया, तो वहाँ मेरी इनिशियल पढ़ाई लिखाई वहीं हुई 10+2 तक। और उसके बाद बीसीसी कंपटीशन के थ्रू हमने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, वहाँ मेरी मुलाकात रंजना से हुई। फिर हमने शादी वगैरह की फाइनल ईयर में। देन शादी वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? नहीं, मेरे घर वाले, मेरे पिता माता बहुत ही सपोर्टिव रहे, हमें काफ़ी सपोर्ट किया। इवन हमने MBA किया हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। 2 साल हम लोग एक दूसरे से अलग रहे, उसमें फैमिली का, मेरे घर परिवार, माँ पिता का पूरा सपोर्ट रहा। और उसके बाद हम लोगों ने IT सेक्टर में ज्वाइन किया, और IT सेक्टर में ज्वाइन करते हुए इन्फोसिस में काम किया, और वहाँ से हमें मौका मिला सिडनी आने का। और यहाँ अभी हमने करीब 5 साल वर्क किया है एज ए बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट। और नहीं, चलिए, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छी बात है। और ऐसा है कि फाइनल ईयर में आपकी शादी हो गई, इससे पता लगता है कि आपके माता पिता का सहयोग रहा होगा। तो इसी के साथ हमें एक सुंदर सा गीत सुना दें। बिल्कुल, मैं गाना एक्चुअली परिस्थिति के अनुरूप ही लाया हूँ कि जब ये फाइनल ईयर में पढ़ते होंगे तो कौन सा गाना संभवतः गाते होंगे। शायद वही गाना महेंद्र कपूर की आवाज और लता मंगेशकर का डुएट में श्रोताओं को सुनवाना चाहता हूँ। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। झरनों से मैंने सुनी रागनी, जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी। ओ जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं जिसके रोज रोज गीत हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं।
जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। तो प्रदीप जी, आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को गाना पसंद आया होगा। महेंद्र कपूर को डेडिकेटेड कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा गाना। और एक्चुअली ये गाना जी को नहीं मालूम कि उनके लिए यही गाना गाते थे या नहीं। हाँ, कभी कभी पुराने गाने काफी हेल्प करते हैं इनसे रिश्तों में, बट मैं किशोर कुमार का फैन रहा हूँ। अच्छा। और महेंद्र कपूर को भी सुनता हूँ, उनके गीत बहुत ही अच्छे रहते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो इसमें इस गाने के आरंभ में बताया था कि महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज है। एक्चुअली दरअसल ये सुमन कल्याणपुर की आवाज है, त्रुटि शोधन के लिए क्षमा चाहूंगा। उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन जो कि देना चाहूंगा, शायद हमने गलत दी है, कि नेत्रा हाट जो है वो बिहार में हमने बोला था, बट किसी जमाने में बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में चूंकि झारखंड अलग हो गया है तो नेत्रहाट आजकल झारखंड में आता है। तो चूंकि भाई यतीन जी बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि अच्छा बिहार में है, तो वही आदत पड़ जाती है। तो आज प्रदीप जी, एक और संयोग है कि हमारे यहाँ जो मेहमान है वो भी जमशेदपुर के ही हैं, जो पहली बार यहाँ मिल रहे हैं। तो हमारे दूसरे मेहमान कृष्ण कुमार गुप्ता जी हैं। कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार गुप्ता, जमशेदपुर, माने झारखंड से, इंडिया से हूँ। और मैं यहाँ मेरी बेटी के इनविटेशन पर इनसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ ऑस्ट्रेलिया में। जी। मैं शुरू से एक जिद्दी टाइप का आदमी रहा हूँ, और भगवान ने मेरे अंदर एक चीज है कि इंटेलिजेंसी भी बहुत ज्यादा दी है। मैं गर्व नहीं करता हूँ, लेकिन जो भगवान ने दिया उसको इनकार भी नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल सही बात। तो अगर कहीं कुछ गलत होता है तो मैं विरोध करता हूँ, चाहे कुछ भी हो। शालीन तरीके से हो तो ठीक है, नहीं तो और भी बहुत तरीके हैं, वो भी मुझे मालूम है। जी। मैं पॉलिटिक्स में भी रह चुका हूँ। आज मैं रिटायर्ड जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, और मेरी खास जो एक उपयोगिता थी वो मेरे देश के लिए थी, न कि पार्टी के लिए या और किसी संस्था के लिए नहीं थी। मेरे प्रभु राम के प्रति जो भक्ति थी मेरे अंदर, कूट कूट के भरी हुई बचपन से माता पिता के साथ रह करके जो सीखा था, उसने अटूट विश्वास दिया और श्रद्धा दिया कि अगर कोई ऐसा घटना हो तो उसमें हम अपना योगदान दे सकें, और मैंने दिया, सक्सेस भी हुआ। तो श्रोताओं, आप समझ गए होंगे कि हमारे गुप्ता जी जो है ना, कार सेवक रहे थे जब 1992 में बाबरी ढांचे को गिराया गया था। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि इनको गोली लगी थी, ही वॉज बॉन्डेड, और उसके बावजूद भी उन्होंने जो काम वहां पे करे उसके बारे में उनसे ही खुद सुनेंगे। लेकिन आपको दर्पण रेडियो में मैं कहता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे रेडियो में आए, और आपसे काफी कुछ जानेंगे और सीखेंगे भी। और हमारे साथ श्वेता जी भी हैं, जो उनकी बेटी जो हमारे दर्पण प्रोग्राम की हिस्सा रह चुकी हैं, वो हमारी मेहमान थी कुछ समय पहले। तो श्वेता जी, आपका भी दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यतीन जी, और सारे श्रोतागणों को मेरा प्रणाम और नमस्कार जी। तो प्रदीप जी, आप तो जमशेदपुर के हैं और आप भी कुछ लिंक रखते हैं, लगता है जब आपके जो मुझसे लग रहा है, आपका भी लग रहा है। हम सब भारतवंशी हैं हम सब लोग। तो हमारा संबंध तो है ही, बहुत पुराना संबंध है। हमारी जो लीनेज है वो कितने हजारों साल पुरानी है। तो ये है कि शायद 10,000 12,000 साल पहले हम लोगों के माता पिता एक ही रहे होंगे, या मतलब कुछ पास का कनेक्शन हुआ होगा, क्योंकि जो हम लोग जब वहाँ से हैं, भारतवर्ष से हैं, तो सब भारतवंशी है, भाई बहन है। हम लोगों को बीच में अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, तो बात करने में अच्छा लगता है। बिहार की, जो कि झारखंड और वो पहले अलग हुआ करते थे, जो पुराना बिहार है, इसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें हमको बड़ा आश्चर्यचकित करने वाले कुछ तथ्य मिलते हैं। मतलब एक जो छवि है बिहार की, वो एक
गरीब और काफ़ी क्राइम रेट वहाँ पे हाई है, इस तरीके की मिलती है। लेकिन अगर आप उसका इतिहास खंगाल के देखें तो शिक्षा में आपका तक्षशिला और ये सब आपके सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ हुआ करती थी, और प्राचीनतम बिल्कुल। और आज की तारीख में भी आप देखें तो आपका सिविल सर्विसेज वगैरह में जो है वहाँ पे योगदान जो है वो बिहार का काफ़ी अच्छा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया, आप ही से मैं पूछता हूँ, चलो यही प्रश्न मेरे अंदर भी काफी रहता है, इतना सब होने के बावजूद भी ऐसा क्या है, क्यों बिहार आज ऐसा है? मैं पहले तो इस रेडियो चैनल का, दर्पण का आभार व्यक्त करता हूं, और जब सभी साथी जो हमारे साथ बैठे हैं उद्घोषक महोदय समूह का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ, लड़के बहुत ज़्यादा IPS IAS करके वहाँ से निकलते हैं, बिहार यूपी से, दोनों जगह से, जबकि मोस्ट बैकवर्ड एरियाज में माने जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कहने का मतलब है लड़कों में एक बहुत आंतरिक हार्दिक इच्छा है, कठोर, कि मुझे पास करना है, मेरे माँ बाप का नाम ऊंचा करना है, मेरे इस जन्म स्थान का नाम ऊंचा करना है। इतने वो डेडिकेटेड होते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाते हैं। वो रटन तो तोता नहीं है कि भी राम ने ऐसा किया तो श्याम ने ऐसा किया, वो नहीं। वो जो पढ़ते हैं वो दिमाग में घुसा लेते हैं और वही चीज़ जा करके वहाँ लिखते हैं और वो रिजल्ट देती है। लेकिन इसके बावजूद पिछड़ क्यों है? ड्यू टू पॉलिटिकल सिस्टम। जो राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं इन प्रदेशों में बहुत गलत तरीके का है, और पहले तो पूरे भारत में यही था। अब मैं खाली बिहार और यूपी का बात करूं तो गलत हो जाएगा, लेकिन स्थिति में सुधार आया है और आगे भी बहुत ज़्यादा आएगा। ये स्थिति नहीं रहेगी, ये मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, क्योंकि जो अभी पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ है, सिस्टम की भावनाएं चेंज हुई हैं। अब मैं तो यही बात कहूँगा कि अगर ये आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन अभी जिस तरीके से जनगणना के ऊपर बिहार में जातवाद को लेके आए, बड़ा दुख होता है कि ये प्रदेश कैसे इतने गर्त में गिरता चला जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे लगता है कि हेल्पलेसनेस की एक लिमिट हो रही है। बिल्कुल, ये तो यतीन जी एक बैकवर्ड स्टेप मैं मानता हूँ। मुझे भी वही जो आपने बताया, मेरे भी विचार वही हैं कि आज की तारीख में हम लोग एक आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और जाति पाति को हटाने की बात करते हैं, और वहाँ पे आप बिल्कुल जातिगत जनगणना करके उसको और बढ़ावा दे रहे हैं और जस्ट अपने राजनीतिक स्वार्थ करते हैं लोग कि उनको शर्म नहीं आती कि क्या बात कर रहे हैं। लेकिन चलिए एक ब्रेक हो जाए, फिर हम अपने श्रोताओं से और नहीं सर, मैं एक चीज इंटरवेन करना चाहता हूँ। कारण क्या था पहले, जिसमें भारत आजाद हुआ 1947 में, तो सत्ता किसे मिली? कांग्रेस को। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। स्थिति क्या थी उस समय की शायद आपको मालूम भी होगा या नहीं मालूम हो, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, इंडिया में नहीं है। ये हुआ कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, उस पर वोटिंग होगा कार्य समिति में। वोटिंग हुई तो उनमें 3 कैंडिडेट थे, एक पट्टाभी सीतारमैया, एक जवाहरलाल नेहरू और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब गांधी जी का जो इच्छा था कि जवाहरलाल नेहरू को ही बनना है, कोई और दूसरा उसमें नहीं आ सकता है। उन्होंने सारे लोगों को कन्विंस किया कि अपना वोट जवाहरलाल नेहरू को देना। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अपने मन का काम किया। जब काउंटिंग हुई तो एक वोट तटस्थ था और 15 वोट जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल को था, जवाहरलाल नेहरू को 0 था। लेकिन गांधी जी की जिद की वजह से नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया और उन्हें गृह मंत्री बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब वहां से दुर्भाग्य हमारा शुरू हुआ, जो अभी तक चला आ रहा है। उन्होंने ही बंटवारा किया। मैं तो यही कहूँगा सर कि जो भारत आज़ाद हुआ, जो जिस हम आज़ादी की बात करते हैं, वो 2014 में हुआ।
अब तक 2047 क्या 1947 की बात मैं मानता हूँ आपकी, लेकिन सच्चाई तो ये है क्योंकि आप देखिए कि जिस देश में बजट भी हमारा जो लंदन का समय होता था उसके हिसाब से होता था, ये बस यही एक बात कह देती है कि क्या हुआ था, हमारे साथ धोखा हुआ था। लेकिन चलिए ये बहुत दूर की और वो पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन एक प्रदीप जी आप चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं, लेकिन उपाध्याय जी कुछ कहना चाहते हैं। उपाध्याय जी, हाँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो गीत हम अब सुनवाने जा रहे हैं ये राग भूपाली पर आधारित है और सिग्नेचर सॉन्ग है महेंद्र कपूर का। और हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने इस गाने की फरमाइश भी की थी, फिल्म हमराज का गाना नीले गगन के तले। और इस गीत ने 1968 में फिल्म फेयर का अवार्ड भी महेंद्र कपूर ने जीता था इस गाने के लिए। और थोड़ा सा एक और परिवर्तन के इसको आज महेंद्र कपूर की आवाज में न सुन के सिडनी के जो फेमस सिंगर हैं हमारे अभिजीत सरकार जी, उन्होंने एक्चुअली ये सहयोगी मैं कहूँगा कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने ये गाना गाया है और मुझको वो मिला, मैंने सुना, गाते तो बहुत अच्छा है, फेसबुक पर भी लगाया है। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि यह सहयोगी है ईश्वर प्रदत्त की आज हम कार्यक्रम करने महेंद्र कपूर का करने जा रहे हैं, तो क्यों ना वो वाला वर्जन हम श्रोताओं को सुनवाएं। महेंद्र कपूर वाला तो हम लोग अक्सर सुनते ही रहते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी इस गीत के बारे में थी, तो गीत का आनंद लीजिए। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का नमस्कार तृप्ति जी, हमारे सुनने वालों को हम
मिलाना चाहते हैं एक चमकते दमकते व्यक्तिमत्व से तृप्ति शुक्ला, और इसलिए कि वे अंधेरे में प्रकाश ला रही हैं। एकल विद्यालय से संबंधित है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये जो इंटरव्यू है ये रिकॉर्ड किया है हमारे राजेश पांडे और शर्मिला पांडे जी ने तृप्ति शुक्ला जी के साथ। ये एक आज कार्यक्रम होने जा रहा है शाम को बॉमन हॉल में, एकल विद्यालय का फंड रेजर। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में ही बताएंगे और इस इंटरव्यू में भी आपको कुछ जानकारी होगी। इंडिया में जो एकल विद्यालय का काम चल रहा है उसके वो सेक्रेटरी हैं। और तृप्ति जी, मैं खुद ही नहीं बात करूंगी ज्यादा समय तक, आप बताइए अपने बारे में। आप ऑस्ट्रेलिया में कब आए? नमस्ते सुनने वाले दर्पण रेडियो के। मैं 2004 में ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हुई थी। अच्छा। Chartered accountant from India. I have done my CPA from here and currently working as head of finance in a multinational company. Wow. So a little bit background from there, but I'm originally from Mumbai. Enjoy work, enjoy doing, and I love the work, love the community here, and love to be part of Ekal, which for the reason why I'm here at the moment. तो एकल की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? आप तो फाइनेंस में हैं और काफी बिजी रहती होंगी, इतने टॉप पोजीशन पे हैं, और we women always have to balance family, home, and basically ride two vehicles at the same time. But having said that, I have, like most of us, some of us, for example, I'm in medicine, so the humanity aspect comes in. Finance is supposed to be dry. Please don't mind. Lekin, yes, it's black and white. Black and white and numbers. Black and white. So, वो जो giving back to the community is always been part of my upbringing. My father was a doctor. Right. I have been associated with working voluntarily and connected to some organization right from my childhood. Because, so it's that अगर पैशन है गिविंग बैक टू द कम्युनिटी का कुछ थोड़ा बहुत होता है तो यू डेफिनेटली टाइम मिल ही जाता है वो सब करने के लिए। किसी को जिम जाने का पैशन होता है, फ्री टाइम होगा तो कोई जिम चला जाएगा, कोई भागने चला जाएगा, someone will do, everyone has got different passions. हाँ, और टाइम निकाल ही लेते हैं, that is beautiful. Something which is close to your heart, you will always find time for it. Lovely. नहीं, चलिए ये बताइए एकल विद्यालय पे क्या क्या हो रहा है, जो अभी जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में। So Ekal Vidyalay, for the सुनने वालों के लिए it's a movement which started somewhere in 1986 and spreading education to the rural India, rural communities in far-fetched villages जहाँ पर schools नहीं होती है, villages में बच्चे छोटे होते हैं, they can't go to the next जहाँ पर next village जहाँ पर school होगी तो जा नहीं पाते हैं। तो we started with that कि चलो बच्चों को थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखाओ, वो करो। We currently Ekal has got more than about 84,000 schools running across various parts of India. Beautiful. That's amazing. There were more than 100,000 schools running. फिर COVID की वजह से थोड़ा बहुत some schools and all that kind of closed down. We are back to where now. The target is that by end of next year we should be back to that. Next 2 years by 2025 हमारा वो aim है कि we go back to more than 100,000 schools. तो वो एक mission है, but then कैसे so with COVID
obviously जैसे we get a lot of learnings and then we realize that जो village है उसको अगर हम adopt करके हम पूरे village को what we have done is expanded a little bit थोड़ा बहुत कि village को adopt करते हैं हम तो village से it's obviously schools की वजह से we identify the village हम पूरा village adopt करते हैं and then providing adopt करते हैं मतलब क्या शिक्षा we are doing teaching the females how to be financially a little bit independent also youth के लिए भी हम computers वगैरह भी bring it to the गांव mobile vans sponsors होते हैं जो mobile vans होते हैं जो बच्चों को digitally educate करते हैं youth को तो awareness and then getting overall kind of जो गांव है उसको successfully economically successful बनाने की कोशिश में है अभी एकल जैसे तो एकल का नाम मतलब कहता है अकेले लेकिन यहाँ तो सब लोग साथ हैं मैं एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगी कि इतने सालों में एकल से पढ़े हुए स्टूडेंट्स क्या वापस एकल में पढ़ाने के लिए आए पढ़ाने के लिए इन द सेंस के या जुड़े किसी तरह से बहुत सारे लोग दे कम बैक एंड बी दे फाइंड देयर वेज इन supporting in some way associated जैसे बहुत सारे there are a couple of people in the Olympic who are training to be Olympians there are doctors there are kind of teachers even like जो एकल से पढ़े हुए बच्चे हैं they जो अभी college में जाते हैं वगैरह so they are running some of the schools in the nearby villages in their locality so they understand कि हमको ये मौका मिला था 15 साल पहले तो continue giving back and they are very gratitude तो yes काफी लोग associate there are a lot of stories अगर आप ekal.org के वेबसाइट पे जाएंगे there are a lot of success stories about how people have come back and being who have been impacted how they also are joining to make a success of this those who benefited चलिए जी अच्छा ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग ये इसके बारे में कुछ बताएंगे आप जो प्रोग्राम ये हो रहा है so हम अभी बहुत कोविड के पहले हम भी एकल ऑस्ट्रेलिया हम यहाँ almost 14 years से हैं we do fundraisers and we collect funds and हम इंडिया भेजते हैं 100% of all the collection जो भी volunteers है we do it out of our free time हम यहाँ पर इस साल अभी after COVID हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं एकल सरगम which is on 8th of October at Blacktown Bowman Hall Abhijit Sarkar who doesn't need any introduction he's doing the show along with Suhas Mahajan ji Hina Sachdeva ji Pushpa Jagdish ये सारे नाम are very well known within the music Sydney के हेमंत कुमार right providing their valuable time and hosting are conducting this musical evening Bowman Hall में है tickets are available on trytickets.com.au and yes it's basically a fundraiser for this year what is the cost of the tickets tickets are $100 $65 and $35 the tickets ticket ranges हैं ticket के 3 range हैं available there are almost 400 tickets already sold the more the merrier it is all going for a good cause and something which as an Indian I think there is an Indian in every Indian over here there is even though you've Australian citizen but there is an Indian in every heart in your heart you're always an Indian it's a good opportunity to give back to the community and be part of the progress and success stories so it will be nice for people to come and join the movement and know a little bit more about what Ekal is all about
और नहीं, चलिए आपने टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो दोस्तों, आपने ये इंटरव्यू सुना तृप्ति शुक्ला जी का। ये कार्यक्रम आज हो रहा है बॉमन हॉल ब्लैक टाउन में, और आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में जाकर उनकी हेल्प करें। और भारत में ऐसी जगह है जहां पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, रिमोट एरियाज में, उन लोगों की पढ़ाई में सहयोग दें। और इसके अलावा हमने आपको बताया कि हमारी दर्पण रेडियो की पिकनिक 5 नवंबर को होने जा रही है, तो आप सबसे अनुरोध है कि वहाँ पैरामेटा पार्क में आकर हमसे मिलें, हमसे बातचीत करें। इसके अलावा देखिए, दिवाली आ रही है, बहुत सारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं। रिवरस्टोन में दिवाली मनाई जा रही है, और ये मनाई जा रही है नवंबर 5 को ही है, 10 बजे से, सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक। तो हमारी पिकनिक में आकर आप इस कार्यक्रम में जा सकते हैं रिवरस्टोन में, और इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं सुरेश जी से 0418440380। सुरेश जी 0418440380। और इसके अलावा एक और है, ये मनाई जा रही है राउस हिल में। राउस हिल में मनाई जा रही है 21 अक्टूबर को, सैटरडे 3 to 9 PM। और इसके लिए भी आप सुरेश जी से ही संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0418440380। तो अभी मौसम अच्छा है, कार्यक्रम बहुत सारे हैं, आप इसमें भाग लेकर अपने दोस्तों को साथ लेकर वहां जाइए और लोगों से मिलिए, सौहार्द बढ़ाइए। आपने तो प्रदीप जी बिल्कुल दिवाली के इतने प्रोग्राम बता के बिल्कुल दिवाली का माहौल, हालांकि अभी 1 महीना से शायद कुछ दिन अधिक है, शायद 12 नवंबर को है दिवाली इस बार। तो लेकिन हाँ, अपनी पिकनिक भी हो रही है, उसके अलावा दिवाली के कार्यक्रम है, तो ये तो बिल्कुल क्रिसमस मोड में बिल्कुल सेलिब्रेशन मंथ आ गया है लगता है। लोग बहुत उत्साहित हैं और अभी से लेकर ईयर एंड तक ये सारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो प्रदीप जी, हम अपने जो मेहमान हैं उनसे बात करते हैं। रंजना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को एक बार फिर से मैं अभिनंदन करती हूँ। गुप्ता जी ने जैसा कि कहा, राजनीति के संदर्भ में कि राजनीति की स्थिति जो है कुछ हद तक बिहार और झारखंड या सारे प्रदेश में जहाँ पर भी आपके पास मौके कम होते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि राजनीति हमारे जीवन का हिस्सा है। आप अराजनीतिक नहीं हो सकते हैं। यू कांट बी ए पॉलिटिकल बिकॉज पॉलिटिक्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ। सो हमारे यहाँ जितने युवा होते हैं उनको एक दुख जरूर होता है कि हमारी जन्मभूमि जो रहती है उसको हम अपनी कर्म भूमि नहीं बना पाते हैं, क्योंकि एक तरफ आप देखिए भारत चांद पे पहुंच रहा है और दूसरी तरफ आप जातियों के बीच में अंतर लाते हो, आप एक संगठित समाज को भी असंगठित करने की चेष्टा करते हो। दैट इज वेरी सैड। तो वो वहां पर वो चीजें छोड़कर उनको ये देखना चाहिए कि आज क्यों हम अपनी कर्म भूमि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इनको नहीं बना पाते हैं, हमें बाहर जाना पड़ता है। और ये युवाओं का एक दुख है जो सुनना चाहिए लोगों को, जो नेतृत्व में है, जो राजनीति में है। और मैं चाहूंगी कि गुप्ता जी जैसे लोग जिन्होंने उन सब चीजों को देखा है, सुना है बहुत नजदीक से, उनको ये सब युवाओं को जानना चाहिए कि ये परिस्थितियां क्यों आई, और अगर हम कुछ कर पाए तो वो हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमें सीखना चाहिए इससे। सर, ये आपके लिए अब प्रश्न हो गया है रंजना जी की तरफ से कि ऐसा क्या करें युवा, क्या करा जा सकता है जिससे इन परिस्थितियों को कुछ तो बदला जाए, पूरा नहीं तो कुछ तो बदला जाए। धन्यवाद गुप्ता जी।
और मेरी बेटी समान जना जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विषय वस्तु को पकड़ा, इसके लिए मैं आपका विशेष शुक्रिया अदा करता हूँ। सवाल ये है कि ये परिस्थितियाँ सब नकली हैं, ये क्रिएट की गई है बाय द अपर पर्सन ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ। ये अब धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन सुधरने की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बिगड़ने की थी, क्योंकि कोई काम बिगाड़ने में 5 मिनट लगता है और बनाने में 5 वर्ष भी लग सकता है। तो बेटा घबराओ मत, समय आ रहा है, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन हमारी देश की जो जनता है वो बहुत गरीब है, बुरा मानने की बात नहीं है, मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। बहुत गरीब है, चंद पैसों में ईमान बेच दिया करती है, अपने वोट बेच दिया करती हैं। इसके वजह से क्या होता है कि अन्य जो अवांछित पार्टियां हैं वो सत्ता में आ जाती हैं, और जो जिसे आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो जो अवांछित एक और बात है कि जो लोग सो कॉल पढ़े लिखे लोग हैं, जो लंबी लंबी बात करते हैं, वो तो वोट ही नहीं डालते हैं। नहीं, अगर आज डेमोक्रेसी है भी, ऐसी बात नहीं। आजकल पॉलिटिकल माने चेतना बहुत ज्यादा फैली है। अब देखिए ना, 50% 60% वोटिंग होता है। ये जो 40% हैं, ये लोग छुट्टी मनाने चले जाते हैं। कई कारण है सर, बहुत सारे। हाँ, कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी है कि युवा बाहर होता है। हाँ, वो काम करने के लिए उनको अब 10% लोग निकल गए। 10% युवा पावर जो है वो देश छोड़ चुकी है या प्रदेश छोड़ चुकी है, तो वोट डालने कहाँ से आएगी? तो 10-20% का तो ऐसे ही फर्क पड़ जाता है। फिर कुछ लोग बूढ़े हैं मेरे समान, अक्षम है, वो नहीं जा पाते हैं। कुछ बिजनेसमैन हैं जो अपने काम को नहीं छोड़ पाते हैं, लोग नहीं जाते, तो इसीलिए वोटिंग का परसेंटेज काफी गिर जाता है। वो 50, 55, 45। ये जो आपने बात बोला ना, बिजनेसमैन है वो नहीं जा पाते हैं। अब आपकी प्राथमिकता क्या है जीवन की, वो देख लो। आप देश के लिए आप अगर वोट नहीं डाल सकते हो, मैं नहीं समझता हूँ कि आपको डेमोक्रेसी का कोई भी अधिकार है। मैं नहीं समझता हूँ कि आप ये बातें भी करो। और ये बहुत दुख की बात है कि हमने वोट को मान लिया कि किसी और का काम है, हमारा काम नहीं है। देखिए सर, ऐसा है कि बहुत कुछ मजबूरियां होती हैं। मजबूरियां सबकी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। सुनिए सही, बहुत कुछ मजबूरियां होती है और बहुत कुछ ईश्वर की इच्छा होती है। कहने का मतलब वो अमीर आदमी है, उसके अंडर 100 आदमी काम कर रहे हैं, अगर वो जाता है तो ये लोग भी बेकार हो जाएंगे। हालांकि उनको भी जाना है, पॉलिटिकल छुट्टी देना पड़ेगा उनको हाफ टाइम का, लेकिन वो नहीं देना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि उनको अगर मालूम पड़े कि अगर भारत में समझो कि एक चाइना जैसा हो जाए माहौल, एक जो वोट है ना, उसकी कीमत, उसकी जो ताकत कितनी है, उनको अगर एक दिन एहसास हो जाएगा ना, वो खुद जाएंगे, धूप में खड़े होंगे और अपने जो 100 उनके एम्प्लॉय हैं उनको भी लेके जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि एक उनका वोट सबकी तकदीर बदलने वाला है। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, सही भी है, लेकिन क्या है कि कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक और कुछ दैविक व्यवस्थाएं हैं, उसको इतना जल्द संभाला नहीं जा सकता है। अब क्या होता है, कुछ पैसे दे करके लोगों को कह दिया जाता है भाई यहाँ वोट डाल देना। वो बेचारे क्या करे, गरीब आदमी है, 100 रुपया 500 रुपया मिल गया तो चलो डाल देता अपने। लेकिन हम आपसे अब जो बात करना चाहते हैं, वो मुख्य बात जिसके लिए हमने आपको इस प्रोग्राम में आमंत्रित करा, कि जब 1992 में 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ जी, और उसके आप उसकी कहानी अपनी निगाहों से बताइए कि क्या हुआ जब आप कार सेवक थे। काफी उस समय आपके अंदर जज्बा था, क्या था, आपने उसको कैसे देखा और आपने क्या क्या खुद करा? सर, बात ये है कि अगर मैं बात कहीं बोलना नहीं चाहता हूँ, व्यवस्था से कि आपसे बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया तो मैंने बताया था, क्योंकि अगर कहीं भी चर्चा हुआ है तो लोग बाग बोलते हैं यार फेंकता बहुत है, किया होगा दो, जो आदमी जैसे होते हैं वैसे सोचते हैं, समझे ना, तो अपनी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। आप उनकी चिंता नहीं करिए, आप जो लोग जैसे होते हैं वो वैसे ही सोचेंगे। तो लेकिन मैं उसका वो नहीं कह रहा हूँ, मैंने कि अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि रेडियो चैनल है, इस पे मैं जो बोल रहा हूँ उसे काफी लोग सुनेंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी, बाहर के भी। तो उनके मन में भी एक साधारण सी शंका हो सकती है कि किया है कि नहीं किया है, कि झूठ ही बोल रहा है। तो ऐसा मेरे साथ जमशेदपुर में हो चुका है।
मैं जब आया वहां से तो काफी घायल अवस्था में था, हाथ पांव कोई भी चीज सही नहीं था, बाल बिखरे हुए जैसे कि राक्षस के जैसा। मैं आया तो लोग बाग पूछने लगे, भाई इतने दिन बाद आए हो, क्या हुआ वहां, कैसे हुआ? मैं बोला छोड़ो, सबसे कोई मतलब नहीं, जो राम को मंजूर था हुआ, जो नहीं मंजूर था नहीं हुआ। नहीं आप बताओ बताओ। मैंने बताया और जानते हैं एक नया पैसा भी उसमें झूठ नहीं था, 101% करेक्ट थे हम और सही बात बोला था। तो लोग धीरे से, सामने तो हंस नहीं सकते कि मैं दूसरे तरह का आदमी हूँ, लेकिन मुस्कुराए। फिर एक बच्चा था, वो बोला अंकल जी एक बात बताइए, आप वहां थे, आपने किया नहीं किया वो आप जानो, आप यहाँ बता रहे हो तो हमें तो यही लग रहा है कि किए 2 तो बताए 200, तो हम लोग के पास क्या प्रूफ है? हमने कहा एक बात बताओ बेटा, क्या मैं बात बोल करके तुमसे प्रशंसा प्राप्त करके बहुत ऊंचे पोस्ट पे चला जाऊंगा कि भगवान के नजरों में बहुत ऊंचा उठ जाऊंगा? वो तो नहीं है। या तुम मुझे सर्टिफिकेट दे दोगे? तो चुप। उसके पिताजी ने डांटा उसको, ये क्या किया? तब से मैंने सोचा कि नहीं, इसका चर्चा करना उचित नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सब विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उसकी गारंटी मैं देता हूँ, और मैंने आपको बताया कि पुस्तक भी छप चुका है। जी। तो हुआ क्या कि मैं बजरंग दल का अध्यक्ष बना, संयोजक, जमशेदपुर नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट का। ये आरएसएस से हमें आदेश आया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ, तो कि भाई इसकी व्यवस्था कीजिए आप, सारे जगह जगाइए लोगों को। और मैंने सर, उन्होंने कहा 10 तो मैंने किया 100। काफी जगह बजरंग दल की स्थापना किया, लोगों को ट्रेनिंग दिया, हथियार चलाने का, कबड्डी का, ये वो सब कुछ, कैसे बैठकें की जाती हैं, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, किस विषय पे, किस विषय वस्तु पे फोकस करना चाहिए, बच्चों का ध्यान जहाँ जाए उसको कैसे हम लोग डाइवर्ट करें कि देश प्रेम के ऊपर जाए। तो वैसा हमने किया। और यही नहीं, जमशेदपुर ही नहीं, सिंहभूम ही नहीं, बिहार झारखंड ही नहीं, उड़ीसा मेरा गढ़ रहा, इतनी जगह पर मैंने काम किया। आदेश आया कि इतने तारीख को जाना है, आप जितने लोग को ले जा सकते हो ले जाओ अपनी व्यवस्था से, उसमें संघ कोई योगदान नहीं देगा। अच्छा, ये बात थी जी। तब मैंने मीटिंग वगैरह सब जगह शुरू किया, काफी लोगों से संपर्क किया, कम से कम अभी बोलूंगा तो अनुचित लगेगा, एटलीस्ट 25,000 लोगों से संपर्क किया। उसमें से 500 लोगों ने कहा कि हम लोग चलेंगे, और भगवान जानता है सत्य है, 500 लोग मेरे साथ गए। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे रहे। तो आप ही बताइए कि अब जैसे राम मंदिर बन रहा है, उसका अनावरण होगा जनवरी में, तो आपके उसके बारे में आपको कैसा लगता है? सर देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, सिस्टमेटिक ढंग से जाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा, लोगों का नहीं तो तारतम्य बिगड़ जाएगा, पहले की घटना बाद में, बाद की घटना पहले हो जाएगी। 2004 एक ऐसा साल आया कि वाजपेयी जी के रहते भी भाजपा हार गई चुनाव। हालांकि मैं उसमें विरोध में था, क्योंकि गोविंदाचार्य जी को निष्कासित कर दिया गया था और मैं गोविंदाचार्य जी का शिष्य हूँ। अच्छा। तो मैंने भी छोड़ दिया, एक लेटर लिखा वाजपेयी जी को, उनके कार्यालय को, आई हैव बीन किक आउट। अच्छा, दैट्स ऑल। लेकिन भाजपा से, संघ से नहीं। अच्छा। तो फिर मैं बोला कि तो स्थिति बिगड़ गई है, अभी इसमें कोई आसरा नहीं रहा। रिजल्ट आया, कांग्रेस सत्ता में आई, और वाजपेयी जैसा व्यक्ति हार गया। तो अब मुझे ये नहीं कि भाजपा हार गई, वो हार गया, वो नहीं, दुख इस बात का लगा कि राम मंदिर कैसे बनेगा, कांग्रेस तो बनाएगी नहीं, हम हार चुके हैं, हम बना नहीं सकते हैं। तो मेरे मन में बड़ा एक तरह का विस्फोट हो रहा था, मैं करूँ क्या, मैं रोना चाह रहा था। लेकिन अगर मैं इस अपने एरिया में रहूंगा तो कहीं भी रहूंगा तो लोग पहुंच जाएंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, जो मैं दिखाना नहीं चाहता। तो बच्चा ये जमशेदपुर में रहा हुआ, इसको मालूम है टेलको में राम मंदिर हुआ करता है, टेलको में, मैंने हमारे जुगसराई से काफी दूर है वो। अच्छा। मैं उस मंदिर में गया,
और वहां मैं फूट फूट के रोया भगवान के सामने। अच्छा अच्छा। कि हालांकि मैं जानता था, मैंने आगाह किया था पार्टी को, लेकिन उन्होंने तरजीह नहीं दी और आज ये स्थिति आ गया। वो चला गया, मुझे उसमें कोई गम नहीं, लेकिन भगवान तेरा मंदिर कैसे बनेगा? बनाएंगे तो हम ही लोग, हमारी संस्था बनाएगी, ये तो जो आई हो तो बनाएगी नहीं। मैं खूब रो रहा हूँ, मैंने बोलिए मैंने चित्कार करके रो रहा हूँ। तो पुजारी जी आए, समय 4 बजे का था शाम का। 5 बजे के बाद आरती वगैरह होता है, उसके पहले वहाँ पंडित जी रहते नहीं हैं, इसीलिए मैंने वो टाइम चूज किया था कि उस समय रहूंगा। तो आ गए कहीं से, चुप कराए मुझे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा बहुत मेरे भाग्य के साथ या इस देश के भाग्य के साथ बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। चली गई सत्ता से, जाने का अफसोस नहीं है, तो सत्ता आती जाती रहेगी। आपको देखकर लग रहा है कि आप बड़े इमोशनल हो रहे हैं, इसे थोड़ा सा संक्षेप में बताइए, क्योंकि हमारा समय होने जा रहा है और बहुत सारी बातें। थैंक यू सर। चाहूँ तो यही खत्म कर दो? नहीं नहीं, आपसे जो मैंने प्रश्न पूछा था तो मैं, पंडित जी ने समझाया कि ये सामयिक झटके हैं, इसको सहने की कला सीखिए और अपने उद्देश्य पे लगे रहिए। आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद आपका दिन वापस आएगा, उतने आपके अंदर गट्स होनी चाहिए। आ गया देखिए, और भगवान का ऐसा मर्जी कि आ गया, बन गया। अब 24 तारीख को मैं भी जा रहा हूँ दर्शन करने। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। तो इसी बात पर आपको जो ऑस्ट्रेलिया की लोकल न्यूज है वो सुनवा देते हैं। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार से रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियाई टीम को ई बाइक की बैटरी में और अधिक आग लगने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञों ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए चेतावनी जारी की है कि ई साइकिल और ई स्कूटर जैसे हल्के बैटरी चालित वाहनों से आग और विस्फोट अधिक आम हो सकते हैं, क्योंकि उनका उपयोग और लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ये चेतावनी तब आई है जब खराब ई बाइक बैटरी के विस्फोट के बाद 2 लोग गंभीर रूप से घायल होने से बाल-बाल बचे और 70 लोगों को सिडनी बैकपैकर हॉस्टल को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग 2 दर्जन अग्निशामकों ने पॉट्स पॉइंट आवास में आग को खत्म करने के लिए काम किया। फायर एंड रेस्क्यू NSW से संभावित घातक विस्फोट के कच्चे फुटेज जारी किए गए। सौभाग्य से सेंट विंसेंट अस्पताल में केवल एक व्यक्ति को मामूली रूप से जलने का इलाज किया गया था। इलेक्ट्रिक कार की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया अभी भी अन्य देशों से पीछे है। नए शोध में पाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना और उपयोग करना अभी भी विश्व औसत से पीछे है। कुछ संकेत के बावजूद कि कार की बिक्री बढ़ने लगी है। वैश्विक प्रौद्योगिकी बाजार विश्लेषक फर्म कैनालिस की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया भर के रुझानों से पता चलता है कि बिक्री बढ़ रही है। 2022 की तुलना में वर्ष की पहली छमाही में 2 मिलियन अधिक बैटरी चालित कारें बेची गईं। वैश्विक वृद्धि के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई फेडरल चैम्बर ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज ने पाया कि ऑस्ट्रेलियाई बाजार में अभी वाहन बिक्री का केवल 8% हिस्सा था। यह आंकड़ा वैश्विक औसत का आधा है। कैनालिस के प्रमुख विश्लेषक जैसन लो ने कहा कि कार निर्माताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कटौती के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक वाहन परिषद द्वारा अनुमान लगाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक बेची जाने वाली सभी नई कारों में से 5% से अधिक को इलेक्ट्रिक बनाने की आवश्यकता होगी। ऑस्ट्रेलिया को कौशल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वह स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में काम कर रहा है।
स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बनने का प्रयास कर रहा ऑस्ट्रेलिया स्किल्स की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। जॉब्स एंड स्किल ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक आयुक्त पीटर डॉकिंस ने इस सप्ताह नेशनल प्रेस क्लब में एक भाषण के दौरान इस मुद्दे पर प्रकाश डाला। राष्ट्र 1960 के दशक के बाद से स्किल्स की सबसे व्यापक कमी का सामना कर रहा है, जिससे कार्यबल प्रशिक्षण और कमियों को दूर करने का ध्यान केंद्रित करना आवश्यक हो गया है। मॉडलिंग ने भविष्यवाणी की है कि एक दशक के भीतर ऑस्ट्रेलिया में लगभग 2 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रोफेसर डॉकिंस ने 3 प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित किया, जिनमें बेरोजगारी और अल्प रोजगार को कम करना, उत्पादकता और वास्तविक वेतन वृद्धि बढ़ाना और वंचित समूहों और लिंग संतुलन का ध्यान देने के साथ नुकसान को कम करना शामिल है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया शुद्ध उत्सर्जन में परिवर्तित हो रहा है, इलेक्ट्रीशियन जैसी नौकरियों को भरने में चुनौतियां सामने आएंगी। इसके लिए एक अनुकूलीय और स्किल्ड कार्यबल की आवश्यकता होगी। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हूँ। अगली बार अधिक खबरों के लिए कृपया हमसे जुड़े, सुरक्षित रहें। ये समाचार आपके लिए राष्ट्रीय, जातीय और बहुसांस्कृतिक प्रसारक परिषद द्वारा लाया गया है। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और दोस्तों, जब त्योहारों का मौसम आ गया है और बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आपको बता दें कि फ्री इवेंट हो रहा है, गरबा है, एक्चुअली गरबा हो रहा है ग्रैंडविल सेंटर 1 मेमोरियल ड्राइव। ये देखिए हो रहा है 16/10 को, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 और 23 और 28 अक्टूबर को हो रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम है। इसमें कोई फ़ोन नंबर नहीं दिया है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये है मार्स्टन पार्क 1050 रिचमंड रोड पर हो रहा है। श्री मंदिर में हो रहा है। श्री मंदिर वाला 17 तारीख को है, 18 तारीख को भी श्री मंदिर में है। साइंस सेंटर में है 19 तारीख को। श्री शिव मंदिर में है 20 तारीख को और 21 तारीख को साईं मंदिर में फिर से है। और ये जो है 28 तारीख को वो नोना हाई स्कूल में है। तो आप इन लोगों से संपर्क कर लीजिए। यहाँ इसमें कोई वो नंबर, एक नंबर तो दिया है, विजय जोगिया का नंबर है 0412472635। इनका नंबर नोट कर लिए 0412472635। इसके अलावा ये विजय जोगिया जी भी कर रहे हैं। ये स्पेशल इवेंट है, इसका टिकट है $15 और ये कर रहे हैं 15 तारीख को और 22 अक्टूबर को। और नवरात्रि, रास और गरबा कर रहे हैं ये। इनका नंबर 0412472835। अधिक जानकारी के लिए इनसे संपर्क कर लीजिए इन दोनों कार्यक्रम के बारे में। तो जी प्रदीप जी, जो मुख्य बात थी वो रही जा रही थी। तो सर आप बताइए कि उस दिन जो 6 दिसंबर 1992 की आप बात कर रहे हैं, उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ? आप अपनी निगाह से उसको कैसे हमें बताना चाहेंगे? धन्यवाद गुप्ता जी। उस दिन माने हम 2 दिन पहले जमशेदपुर से 500 लड़कों के साथ बाई ट्रेन निकले
विदाउट टिकट। बोलने की मतलब ये है क्योंकि कहीं से आर्थिक कंट्रीब्यूशन नहीं मिला जी। और इतने सारे लोगों का खर्च करना मेरे हाथ से बाहर की बात थी। तो विदाउट टिकट हम लोग सफर किए और अयोध्या में ही चैन पुलिंग करके उतर गए। फिर वहाँ संघ के लोग मिले, उन्होंने कहा कि आपकी व्यवस्था फैजाबाद में सिंधी धर्मशाला में की गई, आप वहाँ जा करके रुके, वहाँ से आदेश प्राप्त होगा आपको क्या करना है कैसे करना है। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ से फिर 6 तारीख को कूच की। तो बहुत सारे ऊंचे अधिकारी थे जो कार में जा रहे थे या टेम्पो से जा रहे थे, और हम लोगों के पास तो स्थिति ये थी कि पास में पैसा था नहीं और 500 लड़कों को लेकर के संभव भी नहीं था जाना। हम लोग पैदल मार्च कर दिया। पैदल मार्च करके वहाँ पहुँचे तो काफ़ी भीड़ थी। एटलीस्ट समझिए 3-4 लाख लोगों की भीड़ होगी वहाँ। और स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा था, उमा भारती जी भाषण दे रही थी, निरंजन ज्योति जी भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, आडवाणी जी भी थे, सभी लोग थे। सब टर्न बाई टर्न अपना अपना वक्तव्य दे रहे थे। तो उमा भारती जी ने कहा कि एक धक्का और तो बाबरी मस्जिद तोड़ दो। हम लोग कूद गए। काफ़ी दूर था, समझिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर के बाद मस्जिद थी। हम लोग यहाँ थे, यहाँ से दौड़ते हुए जाना, और वो काफ़ी ऊंचे स्थान पर है और बांस बल्ली लगा के बैरिकेडिंग की गई थी, उसमें तार वगैरह फेंसिंग की गई थी। तो कैसे करके तोड़ के घुस करके कपड़े फाड़ करके भी घुस के गए। तो हम मस्जिद के ऊपर चढ़े कैसे? 3 गुंबद था उसका, लेकिन सभी गुंबदों से एक एक रस्सी लटकाया हुआ था। इतनी मोटी मोटी रस्सियां थी जिसमें गांठें बांधी हुई थी। हम लोग उसी को पकड़ करके ऊपर चल रहे थे। लेकिन अब क्या है कि मैं तो अकेले नहीं चल रहा हूँ, साथ में और 20 लोग चल रहे हैं। तो रस्सी हिल रहा है तो हम लोग गिर जा रहे हैं, ऊपर पहुंच के फिर गिर जा रहा है। और वो रेतीली धरती थी, चोट नहीं आ रहा था। अंततः मैं ऊपर पहुंच गया। उसमें मुश्किल से 2 या 3 ही लोग होंगे। तो सीता की रसोई है सामने, ठीक मस्जिद के सामने सीता की रसोई है। वहाँ से लोगों ने कुल्हाड़ी, गैंता, शब्बल फेंक के हम लोगों को दिया। हम लोग उससे तोड़ रहे थे और वो इतनी मजबूत बनी हुई थी, टूटी नहीं रही थी। अचानक मेरे मन में आया कि ऊपर से मजबूत है, यहाँ से नहीं टूटेगा, नीचे से प्रयास करें तो हो सकता है। मैंने जितने लोग थे वहाँ उस समय तक 50-60 आदमी ऊपर चढ़ चुके थे। मैंने कहा यहाँ से कुछ नहीं होगा, चलो नीचे चलते हैं। और नीचे जाके तो भीड़ में अंश हो जाएंगे। उन्होंने नहीं, उस भीड़ से भी आदमी को खींचेंगे। और हम लोग अंदर घुस गए मस्जिद के, और वहाँ जड़ में प्रहार करना शुरू किया। तो वो ईंटा भसक गया धीरे धीरे। तो हम लोग बोले भागो सब कोई, क्योंकि अब कब गिरेगा पता नहीं है। और मैं निकला हूँ 2 मिनट के अंदर वो धराशायी हो गया। 11:30 बजे दिन की बात है जी। पूरा मस्जिद धराशायी हो गया। लोग बाग ईंटा उठा के लेके भाग रहे हैं कि स्मृति चिन्ह के रूप में। मैंने क्या किया, जो उसका चांद लगा रहता है, सर बोलते हैं उसको, ऊपर गुंबद, उसको काटा और पीठ पे लादा और वहाँ पहुँचा जहाँ सारे अधिकारी मौजूद थे। तो हमारे जो भाजपा के जिला अध्यक्ष थे अमरेंद्र प्रताप सिंह, आप चाहिए तो नाम लिख लीजिए, वो आरा के विधायक रहे, अभी भी है। तो उन्होंने कहा हमारा बजरंगबली तो ये आ रहा है, हम लोग इधर उधर कहाँ देख रहे हैं। मैंने ले जाकर उसको पटका लीजिए, इस सर काट के मैंने ला दिया है, अब आपको जो है करिए। और मैं चला तो सब लोग रोक लिए, बहुत पब्लिक भी था। आपको जो गोली लगी थी उसका कैसे हुआ? जब उसी समय गोली नहीं, छिटक गई थी। छिटक गई थी। अच्छा, छिटक गई थी लग करके, इसमें अच्छा। ऐसे लग बच गए आप, बिल्कुल बच गए। लेकिन लग गया, खून आ गया। अच्छा, लेकिन मुझे मालूम है हड्डी नहीं टूटी है। अच्छा, अभी जब वो टूट गया तो फिर उसके बाद में आपको लगा कि जो रामलला है आप सुनिए, मस्जिद तो ढह गया, जगह साफ करने में काफी टाइम लगा, लोग बाग जाने लगे, चले गए। शाम तक 6 बजे मैदान खाली हो गया, केवल 50-55 कार्यकर्ता रह गए। तो मैंने कहा ये काम की संपूर्णता नहीं हुई, अधूरा रह गया। बोले क्या?
हमला जी, जब हम लोग आए हैं राम मंदिर का स्थापना करने, मस्जिद तोड़ना प्रथम प्राथमिकता थी कि टूटेगा नहीं तो बनेगा कहाँ, टूट गया। अब जो अपनी प्राथमिकता है कि रामलला को वहाँ प्रतिष्ठापित करना है, तो हम लोगों ने क्या किया, लड़कों को दौड़ाया, वहाँ के लोकल लड़के भी थे, सीमेंट गिट्टी बालू इकट्ठा किया, नीचे मसाला बन रहा है और मैं ऊपर था। तो ऐसे हाथों हाथ कढ़ाई नहीं फेंकते हैं हम लेबर, जैसे हम है तो उनको दे दिए, वो है तो उनको दे दिए, उनको ऐसे करते हुए ना विद इन 2 आवर इतना सारा आ गया मटेरियल कि पक्का बन गया। ईटा जोड़ करके वो भी मैंने बन गया, खंबा पिलर जिसको बोलते हैं। अब लेकिन हमारे पास ढलाई का जुगाड़ नहीं, छत कैसे बने? तो हम लोगों ने क्या किया, बाजार से कपड़ा मंगवाया केसरिया कलर का और ऊपर से ढांक दिया। अब बोले भाई मूर्ति, तो वहाँ के लोकल आदमियों से हम लोग कहा प्लीज एक छोटे राम की मूर्ति बाल्यावस्था की अगर हो तो दे दें। उन्होंने लाकर दे दिया। उसी को हम लोगों ने वहाँ पानी से धो के प्रतिष्ठापित किया, पूजा किया और उसके बाद मैं कर गया। ये मेरी कहानी है। नहीं, ये बहुत अच्छी, बहुत ये आपके एंगल से मिला। एक श्वेता जी से भी बाद में अगर मौका मिला तो बात करें कि उन्होंने अपने पिताजी को कैसा देखा। एक श्वेता जी के लिए मैंने टास्क करा है, हाउ सी हर फादर एज ए, जब वो गए तो कैसे उनके ऊपर फूल मालाएं हो रही थी। और उसके बाद में जब वहां से लौट के आया तो बताया ना कि इस तरीके से हंसी उड़ाया करते थे लोग, लेकिन मैं घबराता नहीं था। तो एक हमारे रघुवर दास चीफ मिनिस्टर बाद में हुए, वो झारखंड के रघुवर दास, तो उनका जो सेक्रेटरी महेंद्र चौधरी था वो मुझे जानता था। तो 2 दिन बाद वो फोन करता है कि अरे गुप्ता जी आप कहाँ हैं? मैं बोला मैं घर में। बोला तुरंत आप आइए। बोला क्या? बोला देखिए 5 जन में आपकी फोटो छपी है। जी, वो तो 50 हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि श्वेता जी से उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी एक काम करते हैं, ब्रेक लेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से ब्रेक लेना चाहिए। मेरे ख्याल से हाँ, काफी हैवी स्टफ हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मनोरंजन की दुनिया में हमको वापस चलना पड़ेगा। प्रदीप जी, थैंक यू सर। तो जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि महेंद्र कपूर जी की पुण्यतिथि थी, उसके साथ साथ 3 दिन बाद अमिताभ बच्चन जी 81 साल के होने वाले हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं उनके लिए भी लाया था। तो वो जो कहानी है वो मैं शुरू कहीं से करके फिर बाद में ख़त्म अमिताभ बच्चन पे करना चाहूँगा। तो नरीमन ईरानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर हुआ करते थे, जिन्होंने पुरानी बहुत सी हिट फिल्में जैसे फूल और पत्थर, सरस्वती चंद्र और तलाश जैसी फिल्मों में अपनी सेवाएं दी थी। 1972 में शोर में भी काम किया था और तब से मनोज कुमार के संपर्क में आया। और उसके बाद उनकी अगली पिक्चर रोटी कपड़ा और मकान, उसमें उनकी दोस्ती अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और मनोज कुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर चंद्र बारोट से हो गई। नरीमन ईरानी सिनेमेटोग्राफी के अलावा प्रोडक्शन में भी अपने हाथ आजमा चुके थे और संजीव कुमार, वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म जिंदगी जिंदगी बनाई थी, जो दुर्भाग्यवश फ्लॉप हो गई थी और उसमें उनको काफी आर्थिक घाटा हो गया था। 1975 में उनके दोस्त अमिताभ बच्चन और चंद्र बारोट ने सलाह दी कि आप एक और पिक्चर बनाइए जिसमें हम सब लोग काम करेंगे और फीस तभी लेंगे जब पिक्चर मुनाफा कमाएगी। इस तरह डॉन पिक्चर पर काम शुरू हुआ। इसकी कहानी सलीम जावेद के ठंडे बस्ते में लंबे समय से पड़ी हुई थी, जिसे किसी फिल्म निर्माता ने रुचि नहीं दिखाई थी। दुर्भाग्यवश इस पिक्चर के रिलीज होने से 1 साल पहले नरीमन ईरानी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और प्रोडक्शन का कार्यभार उनकी पत्नी सलमा ईरानी पर आ गया। लेकिन सारे दोस्तों की टीम 2 गुने जोश के साथ पिक्चर बनाने में लगी रही और मई 1978 में इस पिक्चर को रिलीज किया गया। यह पिक्चर पहले हफ्ते थोड़ा ढीली चली, लेकिन एक बार दर्शकों ने इसको पसंद करना शुरू किया तो इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस साल की तीसरी सबसे बड़ा बिजनेस करने वाली पिक्चर बन गई। सही मायने में 1978 अमिताभ बच्चन के लिए एक सफल वर्ष ही कहा जाएगा, क्योंकि यदि डॉन तीसरे नंबर पर थी तो पहले नंबर पर मुकद्दर का सिकंदर और दूसरे नंबर पर अमिताभ बच्चन की ही त्रिशूल थी। लेकिन डॉन के पर्दे के पीछे की कहानी अलग ही थी, जो उस दौर की दोस्ती और गहराई को दिखाता है। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में इस बात का जिक्र भी किया है कि इस पिक्चर में जब उनको अभिनय के लिए पुरस्कार मिला तो उन्होंने मंच पर नरीमन ईरानी की पत्नी सलमा ईरानी को बुलाकर अपना पुरस्कार उनके हाथ में दे दिया।
अमिताभ बच्चन के अलावा आशा भोसले को भी इस पिक्चर में सुपरहिट गाना गाने के लिए पुरस्कार मिला था। तो क्यों ना इस फिल्म के पर्दे के पीछे की कहानी सुनाने के साथ साथ वह सुपरहिट गाना भी हम श्रोताओं को सुनाएं, जो कि हेलन की सिग्नेचर डांस में है। और उसमें तड़का लगाने के लिए मैं अमिताभ बच्चन और हेलन के कुछ संवाद भी लाया हूं। आशा करता हूं श्रोता इसे पसंद करेंगे। क्या नाम बताया तुमने? सोनिया। सोनिया। सोनिया, मुझे दो तरह की लड़कियां पसंद नहीं आती। एक वो जो मेरे पास आने में बहुत देर लगा है, और एक वो जो बहुत जल्दी आ जाए। और मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आ गई। 4 घंटे पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और इस वक्त तुम मेरे साथ इस होटल के कमरे में। क्यों? तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। रोमांटिक बातें मुझे बहुत बोर करती हैं सोनिया। मैं सच कह रही हूँ। इंसान ये जान सकता है कि चांद और सूरज में क्या छुपा है, लेकिन ये कभी नहीं जान सकता कि एक लड़की के दिल में क्या छुपा है। मुझे लड़कियों के दिल से कोई दिलचस्पी नहीं, इसीलिए तो आज तक जिंदा हूँ। Oh God, getting late. एक पैग और बनाओ। Some other time, baby. अब मुझे यहाँ रोकने के लिए बाकी रखा ही क्या है? भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्वेता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके पिताजी घर आए वापस, आपने क्या देखा और आपका उस समय क्या यादें हैं, थोड़ी हमारे श्रोताओं को बताइए संक्षिप्त में।
यतिन जी बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए कि एक छोटी सी बच्ची क्या सोच रही थी उस समय जब ये सारी प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं हो रही थी। हमारे लिए मेरे और मेरे छोटे भाई के लिए तो हमारे पापा थे और हैं, और जब वो वापस आए तो उनकी हालत, जैसे इन्होंने बताया कि हालत काफी बेहाल थी, तो पहले ही हमारा जो दिल था, वो हृदय था, वो काफी मार्मिक हो चुका था कि ये क्या, हम कैसे देख रहे हैं अपने पिता को। तो उसके बाद काफी चीजें सुधरी, ठीक हुई, पापा हेल्थ वाइज थोड़े ठीक हुए, सब कुछ ठीक रहा। तो एक दिन हमें जाना था जमशेदपुर का तुलसी भवन, एक काफी नामी भवन है, वहां पर हमें आमंत्रित किया गया और हम सब सपरिवार गए। अभी हम अंदर भवन पे गए भी नहीं थे कि बाहर ही जैसे ही हम गाड़ी से नीचे उतरे, सारी भीड़ इकट्ठा हुई और हमें पीछे करके हमारे पापा को ऐसे कंधे पे उठा लिया। हजारों, सैकड़ों की तादाद में मालाएं गले में थी उनके। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे भाई को कि ये हमारे पापा हैं, ये क्या हो रहा है। मतलब हम डर गए बिल्कुल, कि भयभीत हो गए कि इतनी हजारों की संख्या में भीड़ और हमारे पिताजी को हमसे चुरा के और छीन के कहाँ लेके जा रहे हैं। उस चीज की भव्यता, उस चीज की महत्ता शायद उस समय हमें ना समझ आई थी, लेकिन आज जब वो नागरिक अभिनंदन की बात होती है तो मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि वो मेरे पिताजी थे जिनका पूरा नगर अभिनंदन हुआ, नागरिक अभिनंदन हुआ, तिलक लगे, मालाएं बरसी, फूल बरसे और उनको इतनी जो है सम्मान दिया गया हमारी आंखों के सामने। तो मैं बहुत ही इंस्पायर्ड रही इन चीज से और आज भी हमेशा अपने पिताजी। तो श्वेता जी, जैसे हमने एक आपको टास्क दिया है, हाउ यू सी योर फादर, ये माय फादर करके आप लिखिए कुछ उनके बारे में। कोशिश रहेगी, कोशिश जरूर करूंगी। और आपके समय के लिए आप दोनों लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और आप रही रेडियो में, लेकिन फिर भी मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका भी बहुत बहुत आभार यतिन जी। प्रदीप जी, आप हमारे डॉलर के बारे में बताइए क्या हो रहा है। बिल्कुल, डॉलर के बारे में बताते, लेकिन डॉलर से भी महत्वपूर्ण जो हमारे श्रोता हजारों की संख्या में जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा फीडबैक यदि प्रदीप जी अनुमति हो तो मैं पढ़ दूं। बिल्कुल पढ़ दिए। तो शुरू में हमने पोस्ट किया था कि हमारा ऑनलाइन लिंक नहीं काम कर रहा है, तो उसके बारे में राजीव निगम जी कहते हैं कि ट्रेडिशनल रेडियो उन्होंने कनेक्ट किया है और उन्होंने बोला कि हाँ हो गया और सुन रहे हैं। उसके बाद शैलजा जी कहती हैं कि आज का बिहार ऐतिहासिक बिहार की कालजयी भव्यता की तुलना में बहुत छोटे कद का हो गया है, जो निराशाजनक है। फिर उन्होंने कहा कि क्या सदाबहार गीत सुनवाया है आपने। फिर अनूप गुप्ता कहते हैं, शायद बिहार की ही जब बात हो रही थी, कि वाई लालू एंड हिज सन्स आर स्टिल पॉपुलर। तो ये तो इस बारे में तो हम यही कहेंगे कि अब जनता उनको पसंद करती है तो पॉपुलर है, लोकतंत्र का तो यही नियम है। और उसके बाद फिर शैलजा जी कह रही हैं कि प्रदीप जी की विस्तृत जानकारी हर विषय पर, विशेषकर फिल्मी दुनिया की, सराहनीय है। अमिताभ बच्चन की जीवनी अद्वितीय है। भारत के एक सम्मानित साहित्यकार व लोकप्रिय कवि के सुपुत्र, उनके अभिनय से परे उनके जीवन का सुनहरा अनुभव था। राजीव निगम जी कहते हैं स्टिल लिसनिंग। तो काफी प्रेरणादायक फीडबैक मिल रहा है प्रदीप जी। अच्छा, खुशी होती है कि श्रोता लोग हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ी पैसे की बात कर ली जाए। बिल्कुल कर ली जाए, लेकिन मेरा छोटा सा एक मैं ये कहना चाहूँगा कि लालू जी पॉपुलर हैं, वो शायद इसलिए हैं कि उन्होंने जिन लोगों को लाभ दिया है, अपने वोट बैंक तैयार किया है, उसकी वजह से वो लोग अभी भी पॉपुलर हैं। वो करप्शन के थ्रू आप लोगों को कुछ लाभ देते हैं किसी तरह का, तो वो आपको ही वोट देंगे। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो बिहार में बहुत चल रही है। इसीलिए वो जात पात की बात करते हैं, लोगों को तोड़ने की बात करते हैं। हाँ, वही लोग वोट देते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इसका समाधान, हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, शिक्षा मेरे ख्याल से इसका समाधान है कि एक बात, यह आदमी जब शिक्षित हो जाता है तो वो सारे परिप्रेक्ष्यों को आसानी से समझ सकता है और अपने आप को एक
देश के सुखद भविष्य के लिए किसको वोट देना है उसकी जानकारी उसको बेहतर हो सकती है। तो मेरे ख्याल से शिक्षा पर और मोदी जी काफ़ी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जैसे महिलाओं के लिए काफ़ी कार्य किया है, क्योंकि लेडीज़ जो थी इनको तो एजुकेशन दी ही नहीं जाती कि तुम क्या करोगी स्कूल जाके। मैंने तो इवन अपने समकक्ष जो मेरे साथ के लोग हैं कि अगर उनकी बहन पढ़ने में तेज़ है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती तो कहते तुम क्या करोगी, तुम्हारी तो बस शादी करनी है, BA कर लो। तो इस तरीके का आउटलुक हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो प्रोत्साहन मिल रहा है। आज देखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, दोनों की 50-50% अटेंडेंस हुआ करती है, तो जो कि बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन है। लेकिन वही 140 करोड़ का देश है, कितना भी एफर्ट लगाए रिजल्ट थोड़ा धीरे धीरे मिलता है। लेकिन यदि सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से भविष्य सुखद ही होगा आने वाले समय में। चलिए अब पैसे की बात कर लेते हैं, और हमारा श्रोताओं से अनुरोध है कि हम जो जानकारी देते हैं वो हमारी जानकारी है। अगर आपको निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके उनसे सलाह लेकर ही उसमें निवेश करें। बिल्कुल, क्योंकि ये समय थोड़ा क्रिटिकल भी चल रहा है। तो आज के परिदृश्य में देखें तो 2023 के 9 महीने गुजर चुके हैं। 1 जनवरी को आधार मानकर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट में करीबन 1% की गिरावट है, भारत का बाजार करीबन 9% बढ़ा है और अमेरिका की परफॉर्मेंस 12% ऊपर है। यानी अमेरिका इस साल की दौड़ में अभी तक सबसे आगे है, फिर भारत और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अंकों से स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया बाकी दोनों से काफ़ी पीछे है और वर्ष के अंत तक इसकी स्थिति में मुझे सुधार की कोई खास उम्मीद नहीं दिखाई देती है। अमेरिका भारत में शीर्ष स्थान के लिए कड़ी टक्कर है। भारत में अभी जैसा बुलिश ट्रेंड दिख रहा है उसे देखकर मुझे लगता है कि अगले 3 महीने में भारत की अमेरिका से आगे निकलने की अच्छी संभावना है और इस साल की रेस अगर भारत जीते तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन निवेशकों से मैं यही कहूँगा कि हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में इस वर्ष बैंक ने कई बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं और इन्फ्लेशन के चलते अर्थव्यवस्था काफ़ी दबाव में है। ब्याज बढ़ाने के बाद यदि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो अगले साल ब्याज की दरें घटाई भी जा सकती हैं, लेकिन इस समय इतनी दूरदृष्टि का अनुमान लगाना मैं उचित नहीं समझता। पेट्रोल में बढ़ी हुई कीमतें आम जनता की स्थिति को और ख़राब कर रही हैं। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय दरों में थोड़ी गिरावट आई है जो कि उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोल की कीमतें यदि भविष्य में काबू में नहीं रही तो इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए ब्याज दरों को फिर से बढ़ाना पड़ेगा, जो कि सामान्य जन की स्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बनाएगा। इस समय सबसे अच्छी स्थिति भारत की है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत में अच्छी ग्रोथ की भविष्यवाणी की है। G20 के सफल आयोजन के बाद भारत का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बड़ा है, जो अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। यदि मोदी जी 2024 का चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने रहते हैं तो निवेश के लिए भारत अगले वर्ष कुछ वर्षों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कुल मिलाकर जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, यह चुनौतीपूर्ण समय है, अतः इन्वेस्टमेंट में रिस्क की मात्रा कम ही रखें तो बेहतर रहेगा। बैंकों के ब्याज भी इस समय ठीक है, तो निवेश अपेक्षाकृत सुरक्षित और रिवार्डिंग हो सकता है। उपाध्याय जी, ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो राजनीति में उथल पुथल चल रही है, जैसे कि आज हमने सुना कि इजराइल पर हमास का हमला हुआ है, बहुत जबरदस्त हमला है और बहुत सारे लोग मारे गए हैं, इसका क्या फर्क पड़ेगा? इसका फर्क बिल्कुल कहीं पे भी अटैक होता है। अभी तक पूरा विश्व जो है वो यूक्रेन और रशिया की युद्ध से ही जूझ रहा था, जो कि काफ़ी समय तक चल चुका है। इसको अब तक कंक्लूड हो जाना चाहिए था, जो कि अच्छी बात नहीं है। और अब एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो है हम लोग देख रहे हैं, हमास और इजराइल का। कल की ही खबर है ये, और ये अच्छी खबर नहीं है। स्टॉक मार्केट पर इसका नकारात्मक प्रभाव जो है इस हफ्ते हमको कल से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कल से दिखाई पड़ेगा। और क्या हुआ प्रदीप जी कि अमेरिका ने फुल सपोर्ट कर दिया है इजराइल को, और ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि आपको मालूम होगा करीब 50 से ज़्यादा इजरायली लोगों को उन्होंने बंधक बनाया है। एक इजरायली जो लेडी थी उसको उन्होंने नेकेड वहाँ घुमाया, तो बहुत ही ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी कि जहाँ कंप्रोमाइज़ का नज़र नहीं आ रहा है मुझे। इसका जो सोल्यूशन है वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं होने वाला। अगर ये भी ड्रैग हो गए तो 2 वॉर हो रहे हैं एक साथ, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इजराइल वाला वो रूट भी है जो शिप वगैरह भी जाते हैं, तो वो भी है एक सिचुएशन। सप्लाई चेन भी उससे प्रभावित होगी। चलिए हम थोड़ा यंगस्टर्स की जानकारी लेते हैं। तो जानकी रमन जी से जानना चाहेंगे कि आप लोग यंग माइग्रेंट हैं और यहाँ पर अपने को
कितने 3-4 साल हो गए आपको आए हुए। तो एक आर्थिक रूप से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे अब आप सेट हो रहे हैं, बच्चे आपके स्कूल जाते हैं और अपने भविष्य में जाहिर है घर खरीदना और इस तरीके के आपके प्लान होंगे। तो ये जो हम खबरें सुना रहे हैं ये बहुत अच्छी तो नहीं है, आपके मार्ग को थोड़ा और चुनौतीपूर्ण बनाएंगी। तो आप लोग क्या विचारधारा रखते हैं कि आगे अपने जीवन को अगले जैसे 4 साल आर्थिक रूप से अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, क्या परिवर्तन आप करना चाहेंगे? प्रदीप जी, ये जो भी युद्ध वगैरह हैं विश्व में चल रहे हैं इससे इफेक्ट तो होता है, हर देश को इफेक्ट होता है। और हमने देखा है कि पिछले 1-2 सालों में इंटरेस्ट रेट लोन पे काफ़ी बढ़ा है ऑस्ट्रेलिया में भी। और ये हमें और मेरे जैसे जितने लोग हैं जो अपना घर लेना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको सोचने पे मजबूर करता है कि लें या ना लें, क्योंकि उनको अपनी जो मंथली सैलरी जो वो ले रहे हैं प्लस अगर वो रेंट दे रहे हैं तो उसमें कितना फ़र्क आता है। अगर वो अपना घर लेते हैं तो डेफिनेटली वो इफेक्ट होगा। बट इन्वेस्टमेंट लाइक सिडनी जैसे शहर में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो ये आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, अगर आप यहाँ कोई ज़मीन प्लस घर के साथ लेते हैं। और मेरा भी ये ख्याल है कि करना चाहिए अभी इन्वेस्टमेंट, ताकि समय के साथ वो और बढ़े और आपके फ्यूचर, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए वो आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तथ्य बताना चाहूंगा कि 92 में शायद प्रदीप जी भी तभी आए थे जब हम लोग यहाँ आए थे। आज की तारीख में जैसे आप नौजवान लोगों को जो ब्याज की दरें हैं बैंक की वो काफी अधिक दिखती हैं, लेकिन जब हम 92 में आए थे तब इससे भी 1.5 गुनी 12% के आसपास 15% का होम लोन हुआ करता था। आपने जितना लोन लिया है वो बढ़ गया था। तो वो संघर्ष का दौर भी एक देखा है। चीजें जो है एक अपेक्षिक रूप में देखनी चाहिए कि ठीक है कोई चीज 2 से 4 होती तो खराब लगती है, लेकिन हाँ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भविष्य का भूतकाल में जो है वो 10 भी रह चुकी है, तो उससे थोड़ी प्रेरणा मिलती है। तो नहीं, लेकिन उसमें एक बात थी वादे जी की जब वो 9% या 8% पर आ गया था तो हमें अच्छा लगता था, बहुत कम हो गया, लेकिन उस समय जो वैल्यू थी होम्स की वो बहुत कम थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये है, सवाल ये है 6% है अगर ब्याज आपका और आपको 1 मिलियन की प्रॉपर्टी चाहिए तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। निश्चित रूप से एक चुनौती जो अफोर्ड कर सकते हैं। एक जो बहुत बड़ी पॉवर्टी वाइज एक बोलते हैं कि ऐसे कुछ नहीं होता, आपके लिए क्या सुटेबल है वो देखना पड़ता है। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली मार आप पे पड़ेगी, फायदा आपको होगा। आप अपनी सिचुएशन देखिए और आप अपने जो अकाउंटेंट है या फाइनेंशियल एडवाइजर है एक उससे बात कर लो, एक आप बेसिक नंबर भी कर सकते हो। एक एक्सपर्ट ने कहा है सर कि घर खरीदने का सही समय या तो अभी है या 10 साल बाद है, कोई सही समय नहीं है। और घर हमेशा ही महंगे होते हैं जहाँ तक मुझे पता है, बिल्कुल हर काल में। जिसने भी आपको बताई है, और फिर आप 10 साल बाद बोलोगे अरे मैंने वो खरीद लिया होता, वो केवल 1 मिलियन का मिल रहा था। बिल्कुल। तो इसमें लेकिन एक मैं आपको गोल्डन टिप जो दूंगा वो मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ और मेरे पिताजी मुझको दिया करते थे, सुनने में अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन एक चीज यह है कि हमेशा जीवन में एक सिद्धांत का आप अगर फॉलो कर सकें आर्थिक रूप से कि जितना भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ बचाएं जरूर। उसके लिए कई बार आपको अपने शौकों को सीमित करना पड़ता है, लेकिन यदि अगर आप उसकी आदत डाल लेंगे तो कभी भी आपको जीवन में आर्थिक कष्ट नहीं होगा। तो अब ये है कि हाँ कितना भी थोड़ा बहुत बचाएं तो एक समय सेविंग बढ़ते बढ़ते वो कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ती है। तो जो जिस डिपॉजिट के लिए आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं हो सकता है 3 साल बाद ये रियलिटी हो और आप आराम से कर सकें। तो अभी उपाध्याय जी हम थोड़ी सी क्रिकेट की बात करना चाहेंगे। उससे पहले एक मेरे ख्याल से गाना सुनवा दें, या समय है या ये आखिरी होगा? गाना मुझे लगता है कि थोड़ी देर में सुनाएंगे, लास्ट समय नहीं है। चलिए तो ठीक है। तो अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो एशियाड से मैं शुरू करूंगा। भारत ने इतिहास में पहली बार एशियाड में 100 मेडल जीते हैं। पिछला रिकॉर्ड 70 का था, 100 से अधिक हो गए। कल 100 का आंकड़ा पार कर लिया, 107 बता रहे हैं आप, तो 107 हो गए हैं। तो आप तो कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है लेकिन मेरे ख्याल से यह है कि
देखिए किसी भी देश का जब सर्वांगीण विकास होता है, आर्थिक रूप से जब आप प्रगति करते हैं और शिक्षा भी अच्छी होती है, लोगों का स्वास्थ्य भी सुधरता है, तो ये चीजें बाई प्रोडक्ट हैं, अपने आप होंगी। इसके लिए आपको विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं। और भ्रष्टाचार जब कम होता है, क्योंकि पहले देखिए कितना भ्रष्टाचार स्पोर्ट्स वगैरह में भी हुआ करता था, किन किन के जान पहचान के। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज की तारीख में नहीं हो रहा है, लेकिन मात्रा निश्चित रूप से कम हुई है। तो ये है। और सबसे बड़ी चीज जो पूनिया था, जो वहाँ एजिटेशन कर रहा था, उसको कोई मेडल नहीं मिला। ठीक है, अब जो भी है, बट उन्होंने कई मेडल भारत के लिए जीते हैं, तो मैं उनको इतना लेट डाउन नहीं करना चाहता। बट सबसे बढ़िया चीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए है कि एशिया में पहली बार महिला और पुरुष दोनों ने गोल्ड कप जो है, गोल्ड मेडल जो है इसमें जीता है। महिलाओं की टीम ने श्रीलंका को हराया था 4 दिन पहले, और कल पुरुष का फाइनल मुकाबला अफगानिस्तान से था, जो कि मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अधिक अंकों के आधार पर भारत को जो था गोल्ड मेडल दिया गया। तो ये तो रही एशियाड की बात। वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, और ओपनर जो था वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। इसमें कुल 10 टीमें हैं, और ये पहला वर्ल्ड कप है प्रदीप जी जो बिना वेस्ट इंडीज के खेला जा रहा है, जिसने शुरू के 2 विश्व कप जीत के दुनिया में तहलका मचाया था। तो कहते हैं ना कि समय बलवान होता है, कभी फर्श पे कभी अर्श पे, तो वेस्ट इंडीज उदाहरण है उसका। कुल मिला के 45 मैच जो है लीग राउंड में होने हैं, उसके बाद सेमीफाइनल होंगे, और अंत में फाइनल जो है 19 नवंबर को खेला जाएगा। एक खास चीज जो थी वो रही कि ओपनिंग मैच जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का हुआ, अहमदाबाद का इतना बड़ा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया, वहां पे हुआ था, लेकिन भीड़ इस बार बिल्कुल नहीं थी। भारत में ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है कि कोई भी मैच हो, आईपीएल में इतने स्टेडियम भरे रहते हैं। वो थोड़ा आयोजकों के लिए निराशाजनक रहा, लेकिन उसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि नॉर्मली जो ओपनिंग मैच होता है वर्ल्ड कप का, उसमें होस्ट जरूर होता है। होस्ट और पिछले साल के चैंपियन के बीच में नॉर्मली होता है, ऐसा इन्होंने नहीं किया, और 2 नई टीमें मतलब अलग टीमें कर दी, तो शायद दर्शकों में उतनी अधिक कुछ ऐसा भी था कि जो फंक्शन होता है शुरू में वो भी नहीं किया गया। पता नहीं, लेकिन इसके लिए होस्ट का होना जरूरी है। होस्ट होगा तो फिर तो जनता आती है, तो समझ में नहीं आया क्यों नहीं किया। और बट उसका कंट्रास्ट भी मैं सुनाता हूँ। इंडिया का जो हाई वोल्टेज मैच जो पाकिस्तान से है, वो अगले हफ्ते है, अगले सैटरडे को। और ये खबर मैंने प्रदीप जी एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सुनी थी कि करीबन 6 महीने पहले जब शेड्यूल अनाउंस हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो इस तारीख को होना है, उसके 2 दिन के अंदर वहाँ के सारे होटल, सारे धर्मशालाएं, सारी एयरलाइंस के टिकट एडवांस में बुक हो गए। 5,000 रुपए प्रति रात का होटल प्रदीप जी 1 लाख रुपए में बाद में मिलना शुरू हो गया। 2 दिन के अंदर ये स्थिति हो गई थी। अच्छा, मुझे पता लगा है कि जिन लोगों ने कोशिश की, जैसे अनाउंस हुआ कि इस दिन इस समय ये टिकट्स के अवेलेबल होंगे, लोगों ने कोशिश की, घंटों लगे रहे, उन्हें टिकट नहीं मिला। और उसके बाद पता ये लगा कि लोगों ने 10,000, 15,000, 20,000 के टिकट खरीदे। बिल्कुल। तो ये एक तरफ स्टेडियम खाली, दूसरी तरफ ऐसी स्थिति है। बट आज रात जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग मैच जो है आज रात है। ऑस्ट्रेलिया से इनका मुकाबला चेन्नई में होने वाला है। 7 बजे मुकाबला शुरू होगा। तो प्रदीप जी ये तो रही कुल स्पोर्ट्स की खबर। अब मेरे ख्याल से एक गाना हम लोगों को, श्रोताओं को सुनवाना चाहिए। अमिताभ बच्चन का ही एक और सिग्नेचर सॉन्ग कभी कभी से है। पूजा जी अपने सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार कह दीजिए। उन्होंने सुन भी लिया होगा और देख भी लिया होगा। अब मेरा विश्वास है कि आपसे परिचय पाकर बहुत खुशी होंगे। शुक्रिया। अमित जी, कभी कभी के बाद आपकी कौन सी किताब छपी है? कभी कभी मेरी पहली और शायद आखिरी किताब है। मतलब? मैंने बरसों से लिखना छोड़ दिया है। जी अमित जी, अगर आप जिंदगी से शायरी, कला, संगीत निकाल दें तो जिंदगी में जीने लायक रह क्या जाएगा? गुजार सकेंगे ऐसी बेमतलब, रूखी और वीरान जिंदगी? गुजार सकेंगे क्या मिसेस पूजा खन्ना, गुजार रहा हूं, और यकीन के साथ कह सकता हूं इतनी बेमतलब की जिंदगी नहीं। हमने सुना है कि हर शायर की जिंदगी में कोई ना कोई लड़की होती है जिसके कारण वो शायरी शुरू करता है या छोड़ देता है। आपने सुना है या ये आपकी अपनी राय है? आपने हमारे देखने वालों को कोई जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया है और समझने वाले समझ भी गए होंगे। मैं प्रोग्राम देखने वालों और अपनी तरफ से प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप फिर से
हमारे लिए लिखना शुरू करते हैं और आज इस मौके पर अपनी को नज़म सुनाए। आपने मेरी नज़म कभी कभी तो सुनी होगी। जी हाँ, सुनी भी है और पढ़ी भी है। कभी कभी मेरी जिंदगी का एक रुख है। बहुत पहले मैंने एक और नज़म लिखी थी जो मेरी जिंदगी का दूसरा रुख पेश करती है। और से कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो प्रदीप जी 2 घंटे का समय भी कब समाप्त हो गया पता नहीं चला। तो समापन का समय हो गया है। आशा करते हैं हमारी मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। हमारे मेहमान भी आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी का आभार। श्रोताओं का प्यार व प्रोत्साहन हम लोगों को मिलता रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। अगले सप्ताह एक और मनोरंजक प्रस्तुति के साथ हमारी सहयोगी टीम आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगी। तो रंजना जी और जानकी रमन जी, आप लोग बताइए, तो प्रोग्राम खत्म हो रहा है, आप लोगों को कैसा अपने अनुभव के बारे में बताइए। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत ही उत्साहित थे हम सब कि आज हमको दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को और सभी जो संयोजक हैं सबसे मिलने का मौका मिला। प्रदीप जी, यतीन जी और विशेष कलाकार। हमने रेडियो के एक कार्यालय को पहली बार अंदर से देखा, एक अलग अनुभव हुआ। कितना कुछ आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक एक समस्या अप्रवासी भारतीयों की जो यहाँ आते हैं इमिग्रेंट्स, उनका एक समस्या उनकी ये होती है कि जो पीआर होता है, परमानेंट रेसिडेंसी, वो काफी लंबा वक्त लेती है और काफी ज्यादा उसमें संघर्ष हो जाता है। तो वो एक समस्या थी जो मैंने बताया और हमें बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी कि दोबारा हमें ये मौका मिले। बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे आप लोग स्टूडियो में फिर से आएं। और एक्चुअली ये जो आपने रेजिडेंसी की जो बात की, एक अपने आप में काफी बृहद विषय है ये, और इस पर हम लोग आप लोगों को फिर से चाहेंगे ताकि हमारे और श्रोताओं को अधिक जानकारी मिल सके। तो आप लोगों की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद प्रदीप जी, हमें यहाँ बुलाने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। धन्यवाद गुप्ता जी, प्रदीप जी और मेरे साथी हैं। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। एक मिनट, मैंने आपने विद्यालय की चर्चा चलाई थी, तो मैं ये कहता हूँ हमारे आरएसएस में उत्कल विद्यालय की परिकल्पना है और हम लोग करते हैं गाँव में जाके 8-10 बच्चों कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़िस्त का मुक़द्दर है, ये तीरगी जो मेरी ज़िस्त का मुक़द्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी।
जमाल की रानाइयों में खो रहता